नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 11th का। तो उस चैप्टर से हम एक टॉपिक देखने वाले हैं आज जिसका नाम है सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन के बाद हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि कंसंट्रेशन से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वो है सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी दोबारा रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस है, क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी क्विकली एक छोटा सा एक इजी सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर हम किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गिलास है, ये हमारे पास एक गिलास आ गया। अब इस गिलास के अंदर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। गिलास के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी के साथ में इसके अंदर हमने थोड़ा सा बाद में क्या ऐड कर दिया, NaCl। क्या ऐड कर दिया बच्चों, NaCl। अब आपने देखा होगा जब भी हम पानी के अंदर थोड़ा सा NaCl डालते हैं तो आपने देखा होगा NaCl कुछ देर के अंदर ही वैनिश हो जाता है, यानी बिल्कुल ही गायब। लगता ही नहीं कि उस पानी के अंदर कभी NaCl डाला गया हो। जैसे ही आप पानी के अंदर नमक डालते हो तो पानी के अंदर जो है वो नमक गायब हो जाता है, कहने का मतलब है डिजोल्व हो जाता है। तो आप पानी के अंदर जब भी नमक डालते हैं तो नमक डालने के बाद में नमक बिल्कुल अलग नज़र नहीं आता। अलग नज़र नहीं आता, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि पानी के अंदर जो नमक है वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पा रहा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज उसकी नहीं है, यानी अलग अलग नज़र वो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि पानी अलग नज़र आ रहा है नमक अलग नज़र आ रहा है। नमक पानी के अंदर डलते ही क्या हो जाता है, वैनिश, गायब हो जाता है। गायब होना नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, डिसोल्व हो गया। लेकिन वहीं नमक की जगह आप क्या डालो इसके अंदर, मिट्टी। क्या डाल दो, मिट्टी। जैसे ही आप इसके अंदर मिट्टी डालोगे तो पर वो नमक जैसा काम तो करेगा नहीं। हम जानते हैं जैसे ही पानी के अंदर मिट्टी डाली जाती है, जैसे ही पानी के अंदर मिट्टी डाली जाती है तो मिट्टी डलते ही क्या होता है, वो बॉटम पे सेट हो जाती है, वो कंप्लीटली डिजोल्व होती नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही हम मिट्टी को डालते हैं पानी के अंदर तो वहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता। तो कैसा मिक्सचर बनता है, हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सचर बनता है, हेट्रोजीनियस। पर हमें क्या पढ़ना है फिलहाल, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो भी चीज़ों को हमने आपस में मिलाया है, मिलने के बाद में वो अलग अलग नज़र नहीं आती। मिलने के बाद में वो अलग अलग नज़र नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब सॉल्यूशन से ही जुड़ी हुई एक डिफाइन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बाइनरी वर्ड आया एक बाई, आपसे स्टार्टिंग में लिखे क्या लिखा हुआ है, बाई। बाई का मीन्स है टू, बाई का मतलब है टू। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें डली हुई हैं। जिसका मतलब क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें डली हुई हैं, यानी दो के अंदर तीसरी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मान लो हमने कोई मिक्सचर बना रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, उसके अंदर चार पांच चीज़ें एक साथ डाल के मिला दी हमने, तो वो एक बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मिलाई हैं। जैसे जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि हमने जो है वाटर के अंदर, हमने जो है वाटर के अंदर क्या ऐड करा है, NaCl। अगर हम वाटर के अंदर NaCl ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन बनेगा, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, NaCl और वाटर, NaCl और वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, दो चीज़ें हो। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं एक वाटर है और एक NaCl है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, not more than two component. Binary solution is a solution in which there are only two components, यानी सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है जिनको हमने आपस में मिक्स करा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू। अब दो कंपोनेंट हमने डाले हैं तो उनके कुछ नाम भी होते होंगे। हमने दो कंपोनेंट जो डाले हैं तो उनके कुछ नाम भी होते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल उनके नाम है।
तो आई होप वैसे कि मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। तो उन चीज़ों के जो दो चीज़ों के नाम हैं उसमें से एक को हम बोलते हैं बच्चों सोल्यूट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं सोलवेंट। एक हमारा सोल्यूट है, दूसरा हमारा सोलवेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक हमारा सोल्यूट है, दूसरा हमारा सोलवेंट है। अब सोल्यूट किसे कहा जाए, बड़ा सिंपल सा है। जब भी हम मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। उसमें से एक चीज़ को हम बोल रहे हैं सोल्यूट, दूसरी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं सोलवेंट। पर अब किसको सोल्यूट बोले किसको सोलवेंट बोले, ये सवाल हमारे पास सामने खड़ा हुआ है। ठीक, किसको सोल्यूट बोले और किसको सोलवेंट बोलें, अब ये क्वेश्चन कैसे आंसर दें, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। ठीक, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, चीज़ों को छोटा ही रखेंगे। तो सोल्यूट सोल्यूट बच्चों वो होता है जिसकी मात्रा मिक्सचर के अंदर क्या हो कम, और सोलवेंट वो होता है जिसकी मात्रा मिक्सचर के अंदर क्या हो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो ज़्यादा। यानी जो लो अमाउंट में है और जो क्या है, एक मिनट, हाँ जी, तो सुने ज़रा। तो ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो ही दो चीज़ें होती हैं, दो के अलावा कोई और चीज़ें नहीं है, तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ों को हम क्या बोलते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जिसकी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मात्रा क्या होती है कम होती है, सोलवेंट वो होता है जिसकी मात्रा क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक, एक तो ये डिफाइन हो जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे हमने वाटर, ये वाटर वाला एग्जांपल लिया था NaCl के साथ, जिसको हमने डिसोल्व होने के लिए डाला है, यानी जो जाके घुल जाएगा, जो जाके डिसोल्व हो जाएगा। जैसे इस केस में NaCl को हमने पानी में डाला और पानी में जाके डिसोल्व हो जाएगा। तो जिसको हमने डाला है डिसोल्व होने के लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं सोल्यूट। और जिसके अंदर डाला है डिसोल्व होने के लिए, यानी NaCl को हमने किस में डाला है वाटर के अंदर डाला है, तो इस केस में जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या कहलाएगा सोलवेंट। क्या कहलाएगा सोलवेंट। तो बच्चों ये दो तरीके से डिफाइन हो जाएगी इसकी। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और उसी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं सोलवेंट। या फिर जिस चीज़ को हमने डिजोल्व होने के लिए डाला है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये एक बीकर है, हमने क्या बना लिया एक बीकर बना लिया। अब इस बीकर के अंदर मान लेते हैं कि लिक्विड है और बाहर से हमने कंपाउंड से एक्स इसके अंदर डाला है डिजोल्व होने के लिए। तो इस केस में जिस लिक्विड के अंदर हमने एक्स को डाला है डिजोल्व होने के, तो ये लिक्विड हमारा क्या कहलाएगा सॉल्वेंट, और ये जो हमारा एक्स है ये हमारा क्या कहलाएगा सोल्यूट। यानी वो चीज़ जो कि कम मात्रा में उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और वो चीज़ जो कि ज़्यादा मात्रा में उसको हम क्या बोलते हैं सोलवेंट बोलते हैं। अरे बड़ा सिंपल सा है। सब इंडियंस की अगर हम बात करें सबको पसंद है क्या चाय। चाय कई लोगों ने पी होगी, आपने ही पी होगी, मैं तो रोज पीता हूँ भाई, डेली 2 टाइम। ठीक, तो चाय में आपने देखा होगा चाय के अंदर जो मेजर पार्ट है वो हमारा क्या है मिल्क। अगर हम हालांकि और भी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल बाइनरी सॉल्यूशन का तो खैर वो नहीं है, पर समझने के लिए ठीक है। चाय के अंदर जो मेजर चंक हमारा जो लिक्विड डला हुआ वो हमारा क्या है मिल्क। उसके अंदर फिर दूसरी जो छोटी छोटी टीडी हमने डाली उसके अंदर क्या डाली हुई शुगर। तो चाय के अंदर अगर हम बात करें तो सोलवेंट का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है मिल्क। और वहीं अगर हम बात करें सोल्यूट का, तो सोल्यूट का काम कौन कर रहा है शुगर। ठीक, तो ध्यान रखना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट प्लस सोलवेंट। यानी जो सॉल्यूशन बनता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनता है वो किससे मिलकर बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट वो जिसकी मात्रा कम, सोलवेंट वो जिसकी मात्रा ज़्यादा। तो बच्चों आगे चलते हैं टॉपिक पर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं वो क्या होता है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसंट्रेशन है क्या, जैसे हमने पीछे चाय का एग्जाम्पल लिया था, तो चाय के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है एक चाय का कप या चाय का गिलास जो भी है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, एक कप जैसा बना लेते हैं। तो देखते हैं ज़रा कब बनता है नहीं बनता।
तो वही लो बन गया हमारा एक कप बन गया। ठीक है, तो हमारे पास एक चाय का कप। बच्चों ये हमने कप बना दिया, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, डिज़ाइनर हैंडल बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक कप बन गया। तो प्लेट भी बना देते हैं, ये कप बनाया तो लो भाई, तो हमने कप के साथ साथ एक क्या बना दी, प्लेट भी बना दी। अब लग कई बच्चे हो सकते हैं किसी को लगेंगे सर ये तो जग लग रहा है, ये मेरा कप है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही कप बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, नवीन से स्पेशल कप। तो बच्चों आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं ज़रा इस कप से क्या कहानी जुड़ी हुई है कंसंट्रेशन की। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कप है, कप के अंदर हमने क्या भरी हुई है, चाय भरी हुई है। ठीक है, अब इस चाय के अंदर हमने क्या करा, चीनी डाली। मैंने इस चाय के अंदर क्या करा, 2 चम्मच, 2 स्पून, 2 चम्मच हमने क्या डाली इसके अंदर, चीनी डाली और चाय में पी गया। अब थोड़ी देर बाद में मेरा एक फ्रेंड आया, थोड़ी देर बाद में मेरा क्या आपका जिसका भी है एक फ्रेंड आया, कोई जान पहचान वाला आ गया, मान लो मेहमान आ गया किसी का, बिन बुलाए आ गया। अब उसको भी चाय पिलानी पड़ेगी, भाई मेहमान आया है तो चाय तो उसको ही पिलानी पड़ेगी, भगा तो सकते नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने तो 2 चम्मच डाले थे, पर वो जो मेहमान है वो कितनी चम्मच चीनी उसने डाली, 4 चम्मच। हमने तो 2 चम्मच डाली थी चीनी, जो हमारा मेहमान आया उसने कितनी चम्मच डाली, 4 चम्मच चीनी। अब सीधा सा लॉजिक बताओ, हमने जो एक कप है इसके अंदर हमारा क्या है, लिक्विड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, जो कि बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, मिल्क होने वाला है। हाँ और भी चीज़ें होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में, जैसे चाय पत्ती भी होती है, इलायची भी होती है, अदरक भी होती है। हाँ मुझे ये पता चाय कैसे बनती है। ठीक है, लेकिन हम सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही समझदार हो, हमें भी आती है भाई चाय बनाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले वाले केस हमने क्या देखा कि हमने इसके अंदर कितनी चम्मच चीनी डाली थी, सिर्फ 2 चम्मच, जो कि मैं पी गया। और बाद में जो हमारा बिन बुलाया मेहमान आया है उसने कितनी चम्मच चीनी डाली है, 4 चम्मच चीनी डाली है। अब सिंपल सा है कि जो हमने यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं, जो हमारी चीनी है, चीनी वो हमारी यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है। जिस मिल्क के अंदर हम डाल रहे हैं वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो पहले वाले केस में जब हमने 2 चम्मच चीनी डाली थी तो चाय मीठी हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है मीठी हुई होगी। लेकिन जो भाई साहब ये बिन बुलाए मेहमान जो हमारे आए, जो कि 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, इनकी चीनी तो बिल्कुल ही इनकी जो चाय होने वाली है, इनकी जो चाय होने वाली है वो बिल्कुल ही क्या होने वाली है, बिल्कुल ही स्वीट होने वाली है। अब इसके अंदर हमने क्या देखा एग्जाम्पल में, कि जब हम 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो चाय हल्की मीठी हो रही है, चाय क्या हो रही है, हल्की मीठी हो रही है। लेकिन जो 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो जैसे हम देख सकते हैं कि इसके जब भी हम सोल्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमारे चाय का, जो हमारी जो टी है चाय, जो हमारी टी है चाय, उसका क्या टेस्ट हो रहा है, जो क्या हो रहा है, चेंज, टेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज कि हम चीनी की क्या चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। क्या चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो बच्चों ध्यान सुनना जरा, जो हमने चाय बनाई थी उस चाय के अंदर हम डाल रहे हैं चीनी, और जिस चाय के अंदर जो हमारा दूध वगैरह है वो है हमारा सॉल्वेंट, और जो हमने चीनी डाली है वो है हमारा सोल्यूट। तो जैसे जैसे मैं सोल्यूट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी चाय क्या होती जा रही है, मीठी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, मीठी होती जा रही है। ठीक, जैसे जैसे मैं चीनी की मात्रा कम करूंगा चाय मेरी क्या हो जाएगी, फीकी, चाय मेरी क्या हो जाएगी, फीकी। इसका मतलब चीनी जो है चाय का टेस्ट कंट्रोल कर रही है, चीनी जो है चाय का टेस्ट कंट्रोल कर रही है, मीठा टेस्ट जो है चाय का उसको कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब अगर मैं चीनी की मात्रा कम ज़्यादा करता हूँ तो मेरे टेस्ट पे असर पड़ता है। तो बच्चों वैसे ही केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारा चलो एग्जाम्पल था, तो इसको अब थोड़ा और ढंग से ना समझते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में कि कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन का मतलब है बच्चों कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, सिंपल रखेंगे इसको, एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में हमने कितना सोल्यूट डाला है, एक पर्टिकुलर दिए गए सॉल्वेंट के अंदर, और हाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने कितना सोल्यूट डाला है। ठीक है, उस चीज को मेजर करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। यानी जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है,
उस सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, सोल्यूट की मात्रा कितनी है। बच्चों एक वर्ड याद रखना, मात्रा। मैं ये वर्ड जो मात्रा वाला टॉपिक है मैं अभी यूज करने वाला हूँ आगे, की मात्रा से मेरा मतलब क्या है। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं मात्रा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि सर मात्रा अमाउंट एक ही होता है। अभी हम देखते हैं मैं कैसे यूज करने वाला हूँ इस मात्रा वर्ड को, तो देखना जरा। तो हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है, मात्रा, हाउ मच। जो मात्रा है उस मात्रा को ही हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो बच्चों हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, हालांकि फिलहाल हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशंस को ही हम देखेंगे। तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा है, सोल्यूट हमने कितना डाला है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट। तो एक सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है उस सोलवेंट में मैंने कितना सोल्यूट डिजोल्व कर रखा है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए, मेजर करने को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस मात्रा यानी कितनी मात्रा हमने सोल्यूट की डाली हुई है एक सोलवेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन। ऑब्वियस ही बात है, जैसे चाय वाला एग्जांपल हमने लिया था कि एक भाई साहब जो हैं, जो ध्यान रखना, जो हमने चाय वाला एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने 2 चम्मच चीनी डाली थी, तो मैंने तो क्या पी है, कम कंसंट्रेशन वाली चाय। मैंने तो जो जो है कम कंसंट्रेशन, कम लिख लेते हैं, कम। ठीक है, तो जब मैंने चाय बनाई थी तो मैंने तो 2 चम्मच चीनी डाली थी। मेरी चाय में मैंने क्या करा था, सिर्फ 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली थी। लेकिन जो बिन बुलाए भाई साहब आए हैं, मेहमान आए हैं हमारे, उन्होंने कितनी चम्मच चीनी डाली है, 4 चम्मच। तो इसका मतलब उनकी जो 4 चम्मच वाले भाई साहब हैं, उनकी जो चाय बनी है उनके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। और जो मेरी चाय थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली थी, उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, चीनी की, कम है। तो इसका मतलब मैं कम कंसनट्रेटेड चाय पी रहा हूँ और वो जो भाई साहब है वो ज़्यादा, 4 चम्मच वाले जो भाई साहब वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड चाय पी रहे हैं। तो बच्चों दोबारा रिपीट करते हैं, नमक वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो हमारे पास 1 गिलास पानी है, ये रहा हमारे पास भाई 1 गिलास पानी, और उस गिलास पानी के अंदर ये हमने पानी भर दिया। ठीक है, उस 1 गिलास पानी के अंदर हमने क्या ऐड करा, NaCl, NaCl, NaCl। इसको साफ कर लेते हैं, गंदा गंदा सा हो गया। तो उस 1 गिलास पानी में हमने क्या ऐड करा, NaCl। अब पहली बार तो हमने उसके अंदर डाला 1 चम्मच, पहली बार हमने क्या डाला, 1 चम्मच, 1 स्पून। फिर जब 1 चम्मच इसमें पानी के अंदर हम NaCl ना, 1 चम्मच पानी नहीं है, 1 गिलास पानी। तो जब 1 गिलास पानी के अंदर हम 1 चम्मच NaCl डालेंगे तो ऑब्वियसली तो पानी कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको पानी क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन बाद में हमने क्या करा, इसी 1 गिलास पानी के अंदर कितना चम्मच नमक डाला, 3 चम्मच। कितना चम्मच नमक डाला, 3 चम्मच। अब तो पानी बिल्कुल जहर लगेगा, उल्टी कर दोगे अगर आप पियोगे। बच्चे ट्राई मत करना इतना नमक डाल के पानी पीने का। ठीक है, बस समझाने के लिए ये। तो जब हमने इस 1 चम्मच नमक के अंदर 3 चम्मच, कितना चम्मच, 3 चम्मच नमक डाला, तो पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इसका मतलब पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, नमक की मात्रा को बढ़ा दिया। नमक हमारा यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना बच्चों, सोल्यूट है। तो मतलब 3 चम्मच वाला जो केस था, उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन बना उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। और जो पहले हमने डाला था 1 चम्मच, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट। क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट। अब ये कंसंट्रेटेड डाइल्यूट क्या वर्ड आ गया भैया, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट भर भर के डाला हुआ, बहुत सारा सोल्यूट हमने डाला हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। यानी एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन, एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। यानी एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोलवेंट, सोलवेंट है, अभी सोलवेंट वाला टॉपिक बाद में लेंगे, तो बच्चों अभी सोल्यूट के बेस पर ही हम देख रहे हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कंसंट्रेटेड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, तो उसको दोबारा देख लो। तो जैसे हमने चाय वाला एग्जांपल दिया था, तो 4 चम्मच वाले जो भाई साहब चाय बना रहे हैं वो हमारी कैसी चाय बना रहे हैं, कंसंट्रेटेड वाली। और जो मैंने 2 चम्मच वाली चाय बनाई थी वो मेरी कैसी थी, डाइल्यूट चाय। कैसी थी, डाइल्यूट चाय। और जो जैसे जैसे हमने यहाँ पर ये पानी वाला एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हम NaCl डाल रहे हैं, जब हमने 1 चम्मच नमक डाला तो हमारा सोल्यूशन बनेगा, बाइनरी सोल्यूशन नमक और पानी का। तो क्या सोल्यूशन बना, डाइल्यूट। लेकिन जब जैसे हमने 3 चम्मच डाला तो हमारा सोल्यूशन अब क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। और वहीं ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। पर वेट अ मिनट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक चीज़ और देखते हैं ज़रा। क्या भाई, देखना ज़रा। अभी हमने सिर्फ बात करी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट की मैंने बात करी। क्या सोलवेंट का रोल नहीं होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि सोलवेंट ऐसे ही बारात में आया खाली बैठा है। ठीक, तो सोलवेंट क्या करता है भाई सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि सोलवेंट का रोल क्या है। एक मिनट, ये नीचे आ गया। हाँ, तो सोलवेंट का क्या रोल है वो भी देखते हैं भाई, कि सोलवेंट भी तो कुछ करता होगा। क्या सोल्यूट ही कुछ करता है तो नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोल्यूट के साथ साथ सोलवेंट का क्या रोल है, क्या रिप्रेजेंट करने में, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने में। मान लो हमारे पास एक बाल्टी है, एक बकेट ले लिया हमने, तो साथ ही हमने एक छोटू सा गिलास ले लिया। ठीक है, छोटू साइज का गिलास ले लिया। अब दोनों में ही पानी भरा हुआ है। बाल्टी के अंदर मान लेते हैं हमने 15 लीटर पानी भर रखा है, और गिलास है, गिलास नॉर्मली मान लेते हैं हमारा 200 ml का है। 200 ml, बाल्टी हमारी 15 लीटर की है और गिलास हमारा 200 ml का है। अब एक काम करा, बाल्टी के अंदर हमने क्या डाला, NaCl, और गिलास के अंदर भी हमने क्या डाला, NaCl। दोनों में NaCl डाला है। और बाल्टी के अंदर भी हमने क्या डाला, 1 चम्मच, 1 स्पून। और गिलास के अंदर भी हमने क्या डाला, 1 स्पून। क्या दोनों में नमक हमने सेम ही डाला है? पर ध्यान रखना दोनों में पानी की मात्रा क्या है, अलग अलग। कहने का मतलब है बाल्टी में 15 लीटर सोलवेंट है और गिलास में 200 ml है। पर हाँ, सोल्यूट दोनों में मैंने सेम ही डाला है। सोल्यूट इसके अंदर भी 1 चम्मच है जो कि NaCl हमारा, तो सोल्यूट जो है इसके अंदर भी 1 चम्मच है, और सोल्यूट जो है गिलास के अंदर भी 1 चम्मच है। दोनों में 1 1 चम्मच हमने क्या डाल दिया, सोल्यूट यानी NaCl डाल दिया। अब नॉर्मल, ज़्यादा कोई साइंस वाला दिमाग नहीं लगाना, सीधा कोई बच्चा भी आंसर दे देगा। अगर मान लो 1 चम्मच पानी जो कि मैंने बाल्टी में अंदर डाला है, अगर मैं उस बाल्टी से थोड़ा सा पानी निकाल कर पीता हूँ, आप पीते हो मैं पीता हूँ, तो पानी हमें बिल्कुल या ऑलमोस्ट ना के बराबर कड़वा लगने वाला है। पता भी नहीं लगेगा कि इस पानी के अंदर नमक डाला भी है या नहीं डाला। 15 लीटर पानी में अगर आप 1 चम्मच नमक डाल भी देते हो तो कोई पता लगने वाला नहीं है। लेकिन वही 1 चम्मच नमक अगर आप 200 ml पानी में डालते हो तो आप इजीली बता दोगे कि इस पानी के अंदर नमक डाला हुआ है नहीं डाला हुआ। हमें ऐसा लगेगा जब आप पियोगे कि ऐसा लगेगा कि इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी के अंदर बहुत सारा नमक डाला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। आपके सामने एक्सपेरिमेंट करा है कि जैसे 15 लीटर पानी में आप 1 चम्मच नमक डालोगे तो आपको पता लगने वाला नहीं है। लेकिन वही 1 चम्मच नमक पानी, वो 1 चम्मच नमक अगर आप 200 ml पानी में डालते हो तो आपको इजीली पता लग जाएगा उस गिलास का पानी टेस्ट करते ही कि भैया इस गिलास के पानी के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है। अब मैंने याद करो, मैंने एक वर्ड बोली थी मात्रा। अगर मैं इस बकेट वाले केस को देखता हूं तो बकेट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। और वहीं अगर मैं गिलास से कंपेयर करता हूं, अगर मैं गिलास से कंपेयर करता हूँ तो नमक की वैल्यू क्या है, ठीक ठाक है। कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम कह सकते हो। 1 गिलास पानी के लिए 1 चम्मच नमक ठीक ठाक ही रहता है, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन अगर बाल्टी से कंपेयर करूँ तो 1 चम्मच नमक एक बाल्टी के लिए कुछ भी नहीं है। 1 चम्मच नमक एक बाल्टी के लिए नाम मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। एक बाल्टी के अंदर अगर आप 1 चम्मच नमक डालोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो नमक गया कहाँ। आपको बिल्कुल टेस्ट में भी नहीं आएगा जल्दी से। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंसंट्रेशन नाम की चीज़ होती है वो सोल्यूट पे तो डिपेंड करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ में सोलवेंट पर भी डिपेंड करती है। सेम अमाउंट का अगर सोल्यूट में अलग अलग सोलवेंट में डालूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन अलग आएगी।
जैसा कि हम इस केस में दे सकते हैं, मैंने इसके अंदर जो सोल्यूट डाला था वो था NaCl, बाल्टी में भी और ग्लास में भी, पर दोनों में मैंने क्या डाला, एक एक चम्मच डाला है। तो इसका मतलब बाल्टी वाले बकेट वाले केस में और जो हमारा गिलास वाला केस है, दोनों में सोल्यूट का अमाउंट तो क्या है, इक्वल है। सोल्यूट का अमाउंट तो क्या है, इक्वल है। दोनों ही केस में, बाल्टी वाले केस में और गिलास वाले केस में, सोल्यूट का जो अमाउंट है वो तो क्या है, इक्वल है। दोनों में अमाउंट जो है सोल्यूट का वो चेंज तो नहीं है, सेम ही डाला है मैंने। लेकिन यहाँ पे जो दोनों केस में जो सोलवेंट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह पे 15 लीटर सोलवेंट है और एक जगह पे सिर्फ 200 ml सोलवेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट की मात्रा पे तो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि एक जो मेरा सोल्यूशन है, हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सोल्यूट पर तो डिपेंड करती है। पर ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है कि सोलवेंट कितना है। सोलवेंट भी जो है कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि सोलवेंट बहुत सबसे ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों, कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है मात्रा पर। मात्रा मीन्स कि हमने कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में डाला है। अगर हमारा फिक्स सोल्यूट हमने बहुत ज़्यादा सोलवेंट में डाल दिया तो हमारी कंसंट्रेशन क्या आएगी, कम। लेकिन वही अगर फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम बहुत ज़्यादा कम सोलवेंट में डालते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन क्या आएगी, ज़्यादा। जैसा कि हम गिलास के केस में दे सकते हैं, गिलास के केस में सोलवेंट कम था तो हमारी कंसंट्रेशन क्या आई, ज़्यादा। लेकिन बाल्टी के केस में हमारा सोलवेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या आई, कम आई। क्लियर रहेगा। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो इसमें इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है। तो कंसंट्रेशन होती है कि हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट के सोलवेंट में हमारा कितना सोल्यूट डाला गया है, सोल्यूट की मात्रा विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट। सोलवेंट के हिसाब से सोल्यूट की मात्रा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड, मात्रा। सोलवेंट के हिसाब से सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट के हिसाब से कितनी है, वही सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। जिन चीज़ों के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम होती है उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं डाइल्यूट। और जिन सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिनके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिनके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, डाइल्यूशन। लो भाई, ये डाइल्यूशन क्या टॉपिक है, चलो उस दूसरे मेहमान को दोबारा ले आते हैं। मान लो आप घर पे बैठे हो, आपके पास है एक गिलास, एक ही है, ठीक है। मान लो आप घर पे बैठे हो आराम से, आपके पास एक गिलास है और गिलास के अंदर आपने क्या भरा हुआ है, कोई ड्रिंक भरा हुआ है। मान लेते हैं आपने क्या भरा हुआ है, फैंटा। आपने एक ड्रिंक भरी हुई, इसका नाम है फैंटा, ठीक है। तो अरे कोई स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा मैं फैंटा की, कहीं सोचो सर ने तो पैसे ले लिए फैंटा वालों से, स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं फैंटा वाले। नहीं कोई भैया, कोई ऐसा कोई स्पॉन्सरिंग नहीं ले रहा कि हमने फैंटा वालों से, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। हाँ बस मुझे पसंद है फैंटा, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने फैंटा का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब मान लो आप बैठ के फैंटा पी रहे हो, सडनली जो है आपका कोई बिन बुलाया दोस्त आ गया आपके घर पर। अब वो बेसी बात है, आप थोड़े खानदानी इंसान हो, क्या हो, खानदानी इंसान हो, ठीक है, अच्छे परिवार से। तो आप भी कहोगे भैया अपने जो फ्रेंड जो भी आया है आपके घर पे, जो फ्रेंड आया है, आप क्या कहोगे, भाई फैंटा पिएगा, आप उसको ही फैंटा पूछोगे। हालांकि फैंटा आपके पास भी एक ही गिलास है, तो आप क्या करोगे, उससे भी पूछोगे अरे भाई फैंटा पिएगा, और obvious सी बात है दोस्त आपका खानदानी है नहीं, तो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल पीऊंगा, पिलाओ पिलाओ, फ्री का है, ठीक है। तो आप एक काम करते हो, भैया फैंटा तो और है नहीं, तो आपने काम करा, इसी फैंटा के अंदर आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया, पानी, थोड़ा सा क्या डाल दिया, पानी। और आपने क्या कर दिया, एक का दो कर दिया। एक का दो समझते हो, पुरानी मूवी में देखा होगा हेरा फेरी में, कि जो राजू होता है वो जाता है ना लक्ष्मी चिट फंड के पास, क्या पैक करवाने, पैसे डबल करवाने। तो वहां पर भी क्या कर देता राजू ने, अक्षय कुमार जिसके अंदर होता है, हेरा फेरी पिक्चर में देखा होगा जो अक्षय कुमार है, अक्षय जो होता है वो लक्ष्मी चिट फंड के पास जाता है, तो वहां पे क्या करवाता है, अपने पैसे डबल, एक का दो करवाता है। तो वैसे ही हमने क्या करा, आपने भी जो आपका दोस्त आया उसको फैंटा तो मना तो कर नहीं सकते, वो भी मांग रहा है,
तो आपने क्या करा, चलो एक काम करते हैं, इसी फेंटा के अंदर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डाल के हम क्या करते हैं, 1 का 2 कर देते हैं, यानी 1 गिलास फेंटा के हमने कितने गिलास बना दिए, 2 गिलास बना दिए। वो आपके दोस्त के पास भी आ जाएगी थोड़ी सी फेंटा और आप भी पी लेंगे फेंटा। पर यहाँ पे एक चीज़ आप सोचना, क्या फेंटा में पहले जैसा टेस्ट आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आने वाला। क्यों? आपने पानी मिला के उसको क्या कर दिया, पानी मिलाकर उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट। आपने पानी मिलाकर उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। अब नोटिस करना, आपने, आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसका नाम क्या था, फेंटा। इसका नाम क्या था, फेंटा। उस फेंटा में आपने जो है वाटर डाला, उस फेंटा में आपने जो है वाटर डाला। वाटर क्या है हमारा यहाँ पे इस केस में, सॉल्वेंट। वाटर क्या है हमारा इस केस में, सॉल्वेंट। इसका मतलब आपने सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दी। अब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम। मैंने पहले ही बताया था ऊपर वाले केस में, जैसे ये था, जहाँ पे हमारा जो बकेट वाला केस है, यहाँ पे सॉल्वेंट था ज़्यादा। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या आती है, कम आती है। अगर हमारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है सोल्यूट के हिसाब से, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या आती है, कम आती है। तो वहीं हमने क्या देखा, फेंटा, 1 गिलास फेंटा थी, उसके अंदर पानी मिलाने से क्या हो गया, हमने सॉल्वेंट बढ़ा दिया, और सॉल्वेंट बढ़ाने से क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों, आप और आपका जब फ्रेंड ये फेंटा पियेंगे तो उनको टेस्ट बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, बिकॉज कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। और जो इसके अंदर जो ऑरेंज जैसा टेस्ट आता है ना फेंटा में, आपने पिया होगा कभी, थोड़ा ऑरेंजी जो टेस्ट आता है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपको कम लगेगा। कम क्यों लगेगा, बिकॉज जो ऑरेंज फ्लेवर है, जो इसके अंदर जो ऑरेंज फ्लेवर डाला हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज आपने H2O नाम का क्या डाल दिया इसके अंदर, आपने H2O नाम का इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया। अब सॉल्वेंट बढ़ाने से फ्लेवर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। ठीक है, तो डाइल्यूशन, तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों, टॉपिक डाइल्यूशन। तो इससे हमने क्या सीखा, डाइल्यूशन किसे हम कहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, और ऐड कर रहे हो क्या, सॉल्वेंट। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हो, और सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, ऐड 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 करते जा रहे हो। तो बार बार सॉल्वेंट, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जब हम और सॉल्वेंट डालते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर जब हम और सॉल्वेंट डालते हैं, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। इस कंसंट्रेशन के कम करने को ही हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना हाईली कंसंट्रेटेड है, और हम नहीं चाहते उसको हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करना, हम चाहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसकी कंसंट्रेशन हमने कम करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए जब हम उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो आगे चलते हैं बच्चों, आई होप आपको डाइल्यूशन समझ आया होगा। अब हमने कंसंट्रेशन भी समझ लिया, कंसंट्रेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो भी हमने समझ लिया, डाइल्यूशन क्या होता है वो भी देख लिया, और साथ ही हमने ये भी देखा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। जैसे हमने देखा ना ऊपर फेंटा वाले केस में, जैसे ही आपका दोस्त आ गया तो आपने 1 का 2 कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर, और हाँ वैसे करना नहीं चाहिए फेंटा वेंटा के अंदर पानी वानी मिलाना, ठीक है, बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती। ठीक, तो जैसे हमने देखा कि जैसे हमने फेंटा के अंदर सॉल्वेंट ऐड करा, पानी ऐड करा, तो उससे हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो फेंटा का जो फ्लेवर है, फ्लेवर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो दोनों सॉल्यूशन क्या बन गए मेरे, डाइल्यूट। पहले मेरे पास फेंटा क्या ही थी, कंसंट्रेटेड, लेकिन 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 जैसे ही मैंने पानी ऐड करा तो मेरे जो फेंटा हो गई वो क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। क्या हो गई, डाइल्यूट। देखा होगा ना दूध वाले भी कई बार, जो बेईमान दूध वाले होते हैं, करना नहीं चाहिए हालांकि गलत हरकत है, दूध वाले भी कई बार क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए दूध में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और भी 1 का 2 कर देते हैं दूध का भी। ठीक है, जैसे ही पानी डालते हैं तो दूध क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, मज़ा भी नहीं आता उसको पीने में। तो दूध हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन कैसे मेज़र करें, कंसंट्रेशन को किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है। बहुत आसान है भाई। कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन नापने के तरीके कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं वो हमारे पास 4 तरीके हैं। एक है मास परसेंटेज, एक है मोल फ्रैक्शन, एक है मोलैरिटी, और एक है मोलैलिटी। तो इन चारों को हमें हमारे कोर्स 11th क्लास के कोर्स में है,
इनको हमें पढ़ना है, कंसंट्रेशन मेज करनी। कंसंट्रेशन वही कि सोल्यूट की कितनी मात्रा है, सोल्यूट की कितनी मात्रा है सोलवेंट के हिसाब से, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को नापने के 3-4 तरीके फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो बच्चों मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो देखें जरा, हमारे पास मान लेते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ये बना लिया हमने कंटेनर, एक हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन बना लेते हैं, वही सबसे फेमस NaCl और वाटर का। इसके अंदर जो है बच्चों हमने वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर हमने ऊपर से क्या डाल दिया, NaCl। ये हमने इसके अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास 90 ग्राम वाटर था, यानी जिसको हम वाटर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलवेंट। और इस 90 ग्राम पानी के अंदर हमने 10 ग्राम क्या डाल दिया, NaCl, और NaCl इस केस में हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल मास होने वाला है सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होने वाला है, सोलवेंट और सोलवेंट प्लस सोल्यूट का मास। अगर मैं सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो मास निकाल लेते हैं, 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम, तो बच्चों हमारा कितना आ गया, ये 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जो हमारा 100 ग्राम आया ये मास हो जाएगा बच्चों किसका, सॉल्यूशन का। अब मास परसेंटेज कैसे निकलता है, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस केस में हमारा कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, और वहीं जो मास है सॉल्यूशन का वो कितना है 100, उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 10%। यानी जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है इस वाले केस में, जैसे देख सकते हैं इस वाले केस में, तो हमारा जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10%। ये हमने निकाला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है, मास परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो सोल्यूट डला हुआ है उसकी हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। और भैया जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर आगे हमें क्या लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने 50 ग्राम तो क्या डाला है, कोई सोल्यूट डाला है, एक्स नाम का कोई सोल्यूट हमने डाला है, और वहीं हमारे पास क्या है 200 ग्राम वाटर था, 200 ग्राम हमारे पास क्या था H2O। तो हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक्स सोल्यूट डाला है, इसका 50 ग्राम एक्स सोल्यूट डाला है किसके अंदर, 200 ग्राम वाटर के अंदर। तो हमारे पास जो सोल्यूशन का टोटल मास आएगा वो कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो 250 ग्राम का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो अगर मुझसे कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, तो वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये तो भैया कट गया, ये गया 0 0 कटा, ये गया 1 पर, ये गया 5 पर, ठीक है। इससे इसको काट दो, 2 कितना आ गया, 2 2 और 0 20%, कितना आ गया बच्चों हमारा ये 20%। तो यानी इस केस में जो हमारे मास परसेंटेज है एक्स की सॉल्यूशन के अंदर कितनी है 20%। तो ये तो बच्चों हमारा छोटा सा इजीली 9th क्लास के अंदर भी शायद आपका ये, तो इसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। अब आता है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या है भाई, इसको समझने के लिए जैसे आंसर वैसे आपके सामने लिखा ही हुआ है, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, और इसको फिर भी थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं, मानते हैं रेड बॉल है हमारे पास 4, कुछ येलो बॉल्स हैं, मान लेते हैं येलो बॉल्स है हमारे पास 3, ठीक है, येलो बॉल्स है हमारे पास 3, और कुछ वाइट बॉल्स हैं, मान लेते हैं वाइट बॉल्स है हमारे पास से कितनी लें, 5 ले लेते हैं, चलो कितने ले लेते हैं 5। तो हमारे पास 4 रेड बॉल हैं, 3 येलो बॉल है, और 5 हमारे पास क्या है वाइट बॉल्स हैं। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन बताओ रेड बॉल का, क्या बताओ, फ्रैक्शन बताओ इस बॉक्स के अंदर जो रेड बॉल्स हैं उनका फ्रैक्शन कितना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लो,
टोटल बोल्स, टोटल बोल्स कितनी है, तो ऐड कर दो सबको, 4 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 8 और 4 12, टोटल बोल्स हमारे पास 12। अब मुझसे पूछा फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल, फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल, तो वो क्या जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ रेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल, फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ येलो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और वहीं पूछे फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल, फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल, फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ व्हाइट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये जो हमने निकाला है ना फ्रैक्शन, ये किसका फ्रैक्शन निकाला हमने, बॉल्स का, किसका निकाला है, बॉल्स का। तो ये जो हमने एग्जाम्पल समझा है, ये हमने फ्रैक्शन निकाला, और फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हम इस केस में, बॉल्स का। जो भी हमारे पास कंटेनर के अंदर बॉल्स हैं उसका हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है, बॉल्स का मिक्सचर था एक तरीके से मान लो। अब वैसे ही मान लो अगर हमारे पास एक कंटेनर है, कोई भी चीज़ है, कोई सोल्यूशन है, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग कंपोनेंट डले हुए हैं। मान लो एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी और एक कंपोनेंट है सी। तो ए के जो है हमारे एन मोल्स डले हुए हैं, एन ए, बी के जो है हमारे एन बी मोल्स हैं, और सी कंपोनेंट के हमारे एन सी मोल्स हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितनी है, एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट की कितनी है, एन बी। और वहीं मान लेते हैं उस कंटेनर के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हैं वो कितने हैं, एन सी। अगर हमसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन निकालो, तो बेटा वर्ड में ही आंसर है, मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। जैसे इस केस में हमने पहले वाले एग्जांपल में किसका फ्रैक्शन निकाला था, बोल्स का। अब कुछ नहीं करने वाले, अब किसका फ्रैक्शन निकालने वाले हैं, मोल्स का। जैसे हमने बोल्स का फ्रैक्शन निकाला, वैसे हम किसका फ्रैक्शन निकालने वाले हैं अब, मोल्स का। तो मोल्स के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल्स के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने बोल्स के फ्रैक्शन निकाले थे, तो वैसे ही इस वाले एग्जांपल में हम किसके निकालने वाले हैं, मोल्स के। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, एक मिक्सचर है, जिसके अंदर हमारे पास 3 सब्सटेंसेस हैं, ए बी एंड सी। और उस कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए सब्सटेंस के वो कितने हैं, एन ए, बी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं एन बी, और सी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, एन सी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे पूरे के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, सभी को ऐड कर दो, एन ए एन बी एन सी, तो आ जाएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसा हमने बोल, ध्यान सुनना बच्चों, जैसा हमने बोल वाला, इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर बोल्स का फ्रैक्शन हमने निकाला था, वैसे अब किसका निकालने वाले हैं, मोल्स का। तो मान लेते हैं हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कैसे निकलेगा, देखो बड़ा आसान। अगर हमसे पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये जो बच्चों हमारा आया क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ज़्यादातर हम मोल फ्रैक्शन को इस सिंबल से दिखा देते हैं, एक्स से, एक्स के नीचे मैंने छोटा सा क्या लिख दिया, ए। तो इसको हम क्या रीड करेंगे इस चीज़ को, एक्स ए को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वैसे ही सेम वे में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और ये हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बच्चों ज़्यादातर हम जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको एक्स से शो करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए एन बी एंड एन सी। तो ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, यानी एक्स सी, ठीक। तो बच्चों ध्यान रखना दोबारा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका मतलब अगर वही भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब अगर मान लो ऐसे ही, मान लो इसके अंदर एक कंपोनेंट और होता है, मान लेते हैं डी कंपोनेंट, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, एन डी। तो
अगर मान लो 4 कंपोनेंट होते, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, चौथा कंपोनेंट में डी ऐड कर दिया, ए के नंबर ऑफ मोल्स है एन ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स है एन बी, सी के नंबर ऑफ मोल्स है एन सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स है एन डी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? एन ए, एन बी, एन सी और एन डी। डी ढंग से बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा एन डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, सॉरी ये तो हमारे पास आ ही गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, एन डी, एन डी, एन डी कर लो, इसे मिटा के दोबारा लिख लेते हैं। हाँ जी, तो जब भी हमें किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना, उसके टोटल उसके जितने भी मोल्स हैं वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे बी का निकालना है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जब भी हमें किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। किसी भी चीज़ का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो आपको उस चीज़ का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बच्चों मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। क्यों यूनिट नहीं होती है? बिकॉज ऊपर भी क्या है? मोल्स, नीचे भी क्या है? मोल्स, तो यूनिट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस नंबर है। और हाँ, अगर हम सभी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दें, मान लो ये 3 हमारे पास थे पहले वाले केस में जब डी नहीं था, अगर मान लो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जब भी हमेशा सभी मोल फ्रैक्शन को जब ऐड कर दिया जाता है तो उनका सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। चाहे से हम ये चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो जब भी हम सब चीज़ों के मोल्स को ऐड करते हैं तो सभी मोल्स को नहीं, मोल फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो अगर हमारे पास जो भी कंटेनर है, जो भी मिक्सचर है, उन सभी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के अगर मैं मोल फ्रैक्शंस को ऐड करता हूँ तो हमें हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ पर उतनी ही इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों? अभी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यानी जितने भी कंपोनेंट है, कितने भी कंपोनेंट अगर सभी उन सभी के अगर मैं मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दूं, उन सभी के मोल फ्रैक्शंस को अगर मैं ऐड करूं, जितने भी कंपोनेंट है उन सबको ऐड करने के बाद हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। हाँ जी, अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मोलैरिटी। क्या आ रहा है बच्चों? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का मतलब क्या है? सिंपल शब्द में बोलूं, ध्यान सुनना। हमारे पास सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, और उस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? सोल्यूट डाला हुआ है। जिस चीज़ के अंदर डाला वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है भाई, सभी जानते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो हमने डाला है वो सोल्यूट है, जिसके अंदर डाला है वो सॉल्वेंट है भाई। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? सॉल्यूशन। क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। अब जो हमारे पास दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाया है। अब उसकी कंसेंट्रेशन नापने के लिए हम एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है क्या भाई? बड़ा सिंपल सा है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? दोबारा रिपीट करता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर, ड्रम है मान लो एक तरीके का। मान लेते हैं मेरे पास एक केमिकल से भरा हुआ ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम है। कितने लीटर का? 200 लीटर का ड्रम है, और एक केमिकल का ड्रम है। ये केमिकल भरा पड़ा है। अब मुझसे पूछी जा रही है इस केमिकल की कंसेंट्रेशन क्या है। मान लेते हैं इसके अंदर हमने क्या भर रखा है? केमिकल भरा हुआ है। अब मुझसे पूछा जा रहा है भैया इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है। तो मैंने काम करा, इसके अंदर से एक जग भर के निकाल लिया, इसके अंदर से एक जग भर के निकाल लिया। ये मेरे पास मैंने एक बार छोटे से कंटेनर में एक जग भर के निकाल लिया। 1 लीटर, सिर्फ कितना निकाला मैंने इससे? 1 लीटर। मैंने इस बड़े से ड्रम से एक छोटे से जग के अंदर इस केमिकल को बाहर निकाल लिया। कितना निकाला है केमिकल मैंने? सिर्फ 1 लीटर।
तो दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, मेरे पास एक 200 लीटर का ड्रम है, इसमें केमिकल भरा हुआ और मैं चाहता हूँ उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करना, उसकी मोलैरिटी फाइंड करना। मोलैरिटी जो है हमें फाइंड करनी, तो मोलैरिटी है क्या? तो मैंने काम करा, छोटे से जग से 1 लीटर इस केमिकल का मैंने बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के चेक करा कि इस 1 लीटर केमिकल के अंदर सोल्यूट के, किसके, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो किसी भी केमिकल के, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, किसी भी केमिकल के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, वही उसकी क्या कहलाती है? मोलैरिटी। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमारे एक सॉल्यूशन के, हमारे एक केमिकल के, एक सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर में हमारे एक केमिकल के सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलैरिटी। इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक मोल जो 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर सोल्यूट के मोल्स, मोल्स किसके? सोल्यूट के कितने हैं, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलैरिटी कहलाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ी चीज समझते हैं। मान लो 2 लीटर सॉल्यूशन में, 2 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के 30 मोल हैं, सोल्यूट के 30 मोल हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 15। अगर 2 लीटर में, 2 लीटर सॉल्यूशन में 30 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? 15। तो 15 उस सॉल्यूशन की क्या है? मोलैरिटी। वैसे ही मेरे पास 5 लीटर सॉल्यूशन है और 5 लीटर के अंदर कितने मोल हैं? 10। 5 लीटर के अंदर कितने मोल हैं? 10। अगर 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल हैं सोल्यूट के, 5 लीटर सॉल्यूशन, 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल हैं सोल्यूट के, 5 लीटर सॉल्यूशन में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 लीटर सॉल्यूशन है, 5 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के कितने हैं? 10। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में कितने होंगे? अरे बड़ा सिंपल सा है भाई, अगर 5 लीटर में 10 हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे? 2 होंगे। डिवाइड कर दिया 5 से वहां ले जाके, कितने आएंगे? 2। तो 2 हमारी इस केस में क्या हो जाएगी? मोलैरिटी। आपने नोटिस करा मैंने क्या बोला? 5 को वहां ले जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 लीटर में किसी भी सॉल्यूशन की, 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, तो वो तो उसको तो याद करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, सीधा वर्ड माइंड में होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो जो मोलैरिटी होती है उसको ज़्यादातर हम एम से दिखा देते हैं। तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप सबसे पहले चेक करो कि वॉल्यूम आपका लीटर में है या नहीं है। अगर आपको ml में दिया हुआ है तो सबसे पहले देन यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू लीटर्स। तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में कन्वर्ट, लीटर्स के अंदर जो भी अगर आपको ml में दे रखा है उसको पहले आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ भी दे रखा है और हम जानते हैं 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो जो भी हमारे पास ml में चीज दी हुई है उसको पहले आप किस में कन्वर्ट कर लें? लीटर में। देन उसको फिर न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और कई बार हमें मिली मोल्स में भी मिलती है चीज, मिली मोल। नंबर ऑफ मोल्स ना दे करके क्या दे रखा होगा? मिली मोल दे रखा होगा। तो उस मिली मोल को पहले किस में कन्वर्ट करो? मोल में, तभी आपको क्या करना है? आगे यूज करना है। और हम जानते हैं 1 मिली मोल बराबर होता है किसके? 10⁻³ मोल के। तो जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको मिली मोल में दे रखा है तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करो? लीटर में। देन हमें इस्तेमाल करना है ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और थोड़ा सा देखते हैं जरा बच्चों आगे। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यार डिफाइन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दूं सॉल्यूशन की वॉल्यूम से तो मुझे क्या मिल जाएगी? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास
और हाँ, इसकी यूनिट भी देख लेते ज़रा। मोल्स होते हैं किस में, मोल में, वॉल्यूम है किस में, लीटर में। तो यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों हमारी मोलैरिटी की, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बच्चों हमारी यूनिट जो आ गई है मोलैरिटी की वो क्या होती है, मोल पर लीटर। तो बच्चों आपको तो ना थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना, कई बार क्वेश्चन में ना वो मोल पर लीटर ना बोल करके, कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, क्लास में भी सुना होगा, कहीं स्कूल में। हाँ, तो ध्यान रखना बच्चों। तो कई बार हमें जो कंसंट्रेशन बोलता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है इतने मोलर कंसंट्रेशन का, जब भी कहीं कभी भी आपको कहीं पे भी लिखा मिले कि मोलर कंसंट्रेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोलर कंसंट्रेशन, आ रहा आखिरी में मोलर, र र र र र की साउंड है, ठीक है, ध्यान रखना। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का सीधा मतलब है मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन सीधा मतलब है मोलैरिटी। या फिर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 3m, या फिर 5m, या फिर 6m। अगर हमें कंसंट्रेशन दिख रहा है कि 3m, 5m, 6m, इसका मतलब है अभी भी हमें क्या बता रहा है वो, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन m, कैपिटल M लिखा हुआ है, तो कैपिटल M का मतलब है वो जो कंसंट्रेशन दी हुई है हमें वो सॉल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी है। कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलैरिटी। ठीक सर, स्मॉल m भी होता है, हाँ जी वो आगे आ रहा है, वो मोलैरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, पर अभी हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के अंदर हम कैपिटल एम इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मोलैलिटी, जो कि अभी आगे आ रहा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एम का। ठीक, तो बच्चों जब भी बात होगी मोलैरिटी की, जब भी बात होगी मोलैरिटी की, तो हमें उसका यूनिट का ध्यान रखना है। तो जो हमारी यूनिट होती है वो तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ए वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। या फिर हम कैपिटल एम से भी शो करते हैं, कैपिटल एम से भी हमारा क्या होता है, मोलैरिटी ही होता है, जैसे 3m, 4m, 5m। तो 3m का मतलब क्या है कि हमारा एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 3। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 4। 5m कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 5। वैसे अगर मान लो किसी कंसंट्रेशन दे रखी है 4.4 मोलर कंसंट्रेशन, हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मोलर। तो मोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी। देखो मैंने लिखा भी हुआ पहले, मोलर कंसंट्रेशन, पहले भी लिख रखा है स्टार्टिंग में, मोलर कंसंट्रेशन। तो बच्चों जो मोलैरिटी होती है उसको हम 3 तरीके से यूनिट यूनिट उसकी लिख सकते हैं, या तो मोल पर लीटर जो कि वाइडली यूज होता है या फिर कैपिटल एम, या फिर मोलर। अगर मान लो आपको किसी ने बोला कि हमें एक 4.5 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है, मान लो आपको किसी ने क्या बोला कि आपको 4.5 मोलर कंसंट्रेशन का, मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। तो मोलर का मतलब है कि आपको 4.5 मोलैरिटी का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। या फिर मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको 5m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, तो 5m, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब है कि आपसे बोला जा रहा है कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, 5 हो। तो बच्चों ये आपको देखना आना चाहिए कि हमें मोलैरिटी दी हुई है या मोलैलिटी दी हुई है। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो यूनिट का हमें ध्यान रखना है, और यूनिट कौन सी, कि हमें वॉल्यूम किस में दिया हुआ है और सोल्यूट, हमें सोल्यूट के मोल्स किस में दिए हुए हैं। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट हमें क्या लिखनी है, मोल पर लीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और कोई भी डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके थोड़े से और छोटे मोटे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने एक्स नाम का कोई कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक्स नाम के जो कंपाउंड है उसके 3 मोल डाले हैं, 3 मोल डाले हैं। कितने वॉल्यूम, और जो हमारा वॉल्यूम है जिसके अंदर मैंने डाले हैं 3 मोल, वो जो हमारी वॉल्यूम है वो है 100 ml, 100 ml। यानी मैंने 3 मोल डाले हैं 100 ml वाटर के अंदर, और मैंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो दे रखे हैं एक्स के, तो हमें जो एक्स कंपाउंड है उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे कितने, 3 मोल, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml। तो सबसे पहले इस 100 ml को आप कन्वर्ट कर लीजिए लीटर में। तो 100 ml जो लीटर में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, 1000 डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो मोलैरिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, जो मोलैरिटी होने वाली है वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3,
वॉल्यूम कितना है, ये रहा, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 100/1000, 2 जीरो हमारी कट गई, ये ऊपर चल जाएगा, कितना आ गया भाई 3 × 10 यानी 30। और यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, मोलर कंसंट्रेशन। कौन सा वाला कंसंट्रेशन आ गया, मोलर कंसंट्रेशन। यानी मोलर कंसंट्रेशन को हमने क्या बोला है, मोलैरिटी। तो हमने इस सॉल्यूशन की क्या निकाल ली, मोलैरिटी। हमारी मोलैरिटी कितनी आई है, 30 मोल पर लीटर। 30 मोल पर लीटर का मतलब पता है क्या है, अगर मैं उस सॉल्यूशन का 1 लीटर निकालता हूं तो मुझे उस सॉल्यूशन के अंदर, सुनना, अगर मैं यहाँ में क्वेश्चन हमने करा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो मोलैरिटी आई है वो ये 30 मोल पर लीटर। 30 मोल पर लीटर का मतलब क्या है, अगर ऐसे सॉल्यूशन का मेरे पास 1 लीटर हो तो उस 1 लीटर के अंदर सोल्यूट के कितने मोल होने वाले हैं, 30। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर। तो 5 मोल पर लीटर अगर मोलैरिटी का सॉल्यूशन मेरे पास है तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल होने वाले हैं, 5 मोल होने वाले हैं, किसके, सोल्यूट के, किसके, सोल्यूट के। तो बेसिकली जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी हमें ये बताती है, मोलैरिटी हमें ये बताती है कि उस किसी भी केमिकल या किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं। सो मोलैरिटी टेल्स अस about the number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution, कि सोल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन की मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ ये थोड़ा देखने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो मोलैरिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, अरे बड़ा आसान है भाई। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने देखा तो क्या था, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम नाम की जो चीज है ना, ये वॉल्यूम नाम की चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। क्यों, टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो चीजें क्या करती हैं, तो एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, या तो चीजें फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी। और ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई चीज या तो एक्सपेंड कर रही हो, फैल रही हो, या चीजें क्या कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, तो उनकी वॉल्यूम क्या होती है, चेंज। और हम जानते हैं अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो इस वजह से जो हमारी मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यानी कहने का मतलब है गर्मियों में अलग मोलैरिटी आएगी, सर्दियों में अलग मोलैरिटी आएगी। नहीं बहुत ज्यादा नहीं कि जमीन आसमान का अंतर आ गया, पर हाँ छोटा मोटा चेंज तो होगा। क्यों, सर्दी और गर्मी में जब टेम्परेचर चेंज होता है चीज़ों के अंदर वॉल्यूम में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। जब वॉल्यूम में फर्क पड़ता है तो बेसी बात है मोलैरिटी में भी फर्क पड़ेगा। हम देख सकते हैं क्योंकि जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और वॉल्यूम अगर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मोलैरिटी में भी चेंज आएगा। तो दैट्स वाई जो हमारा मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलैरिटी। जब हम चीज को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी पे क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता नहीं है। और कुछ इक्वेशंस वगैरह देखते हैं जरा। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम पीछे पढ़कर आए हैं। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा या कम भी, ऐसे जैसे हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मान लो कम है ज्यादा वो मैटर नहीं कर रहा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है कुछ, और मैं चाहता हूँ वो जो कंसंट्रेशन है कम हो जाए। ज़्यादा कंसंट्रेशन रही होगी, मैं चाहता हूँ कि वो जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, और सोलवेंट को ऐड कर देते हैं। जब उस सोल्यूशन के अंदर हम सोलवेंट को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन नाम की चीज़ क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और इसी कंसंट्रेशन कम होने को हमने पीछे क्या बोला था, डाइल्यूशन। क्या बोला था बच्चों, डाइल्यूशन। तो मोलैरिटी कैसे कैसे चेंज होती है वो हम देखते हैं। अभी मैंने, देखो ध्यान सुनना बच्चों, मैंने अभी क्या बताया, डाइल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, सोलवेंट। मैंने कहीं भी सोल्यूट का नाम तो लिया नहीं। हमने क्या बोला, अगर हमें डाइल्यूशन करना है, कंसंट्रेशन कम करनी है, तो सोल्यूशन के अंदर क्या ऐड करेंगे, सोलवेंट ऐड करेंगे। सोलवेंट को ऐड करते जाओ, बढ़ाए जाओ, कंसंट्रेशन को कम करे जाओ। पर हमने कहीं पर भी सोल्यूट वर्ड का मेंशन नहीं करा है। ये हमने सोल्यूट वर्ड का मेंशन नहीं करा है। इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में, मेरे अगर मान लो मेरे पास या आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पहले कुछ सोल्यूट रहा होगा, पहले उसके अंदर कुछ सोल्यूट
रहा होगा, और बाद में आपने डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट ऐड कर दिया। तो आप नोटिस करना, आप सोलवेंट ऐड कर रहे हो, सोल्यूट तो ऐड नहीं कर रहे ना। जब सोल्यूट ऐड नहीं कर रहे तो उसकी जो अमाउंट है, उसके जो मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसके जो मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो भी चेंज होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब एक मेरे पास कंटेनर है, मान लो बीकर बना लिया एक हमने। अब इस बीकर के अंदर पहले एक सॉल्यूशन था, आपको लग रहा है ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, तो आपने इसके अंदर क्या ऐड करना चालू कर दिया, सोलवेंट। नोटिस करना, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन में क्या ऐड करते हैं हम, सोलवेंट। आपने सोलवेंट ऐड करा है, सोल्यूट तो ऐड नहीं करा ना। अगर आपने सोल्यूट ऐड नहीं करा तो इसका मतलब सोल्यूट जितना पहले था डाइल्यूशन के बाद भी उतना ही रहने वाला है। अगर मान लो डाइल्यूशन से पहले हमारे सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल थे सोल्यूट के, डाइल्यूशन से पहले मान लो हमारे 5 मोल थे सॉल्यूशन के अंदर, डाइल्यूशन से पहले मान लो हमारे 5 मोल थे सोल्यूट के। अब डाइल्यूशन आपने कर दिया और सोलवेंट ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपने तो सोलवेंट ऐड करा है, सोल्यूट तो ऐड करा नहीं था। उसका मतलब अब भी डाइल्यूशन करने के बाद भी जो नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले हैं सोल्यूट के, वो कितने रहने वाले हैं, 5 ही रहने वाले हैं। तो बच्चों डाइल्यूशन के अंदर जो मोल्स होते हैं सोल्यूट के, वो चेंज नहीं होते। जितने मोल्स सोल्यूट के पहले थे बाद में भी उतने रहते हैं। तो कहने का मतलब है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दो चीजें सेम क्या रहता है, सेम क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बस यही सेम रहता है, बाकी सब बदलता है। ध्यान रखना, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद जो चीज सेम रहती है सॉल्यूशन के अंदर, जो चीज सेम रहती है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या चीज सेम रहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बाकी सब बदलेगा। अब बदलेगा क्या क्या, ये भी वही समस्या है, समस्या नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो जो बदलता क्या क्या, अब ऑब्वियस ही बात है, आपने सोलवेंट ऐड करा है तो वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, सोलवेंट ऐड करने से वॉल्यूम आपने चेंज कर दिया, तो अब और क्या चेंज होने वाला है, मोलैरिटी भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो यानी जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है और उसकी मोलैरिटी चेंज होती है। बस एक चीज़ सेम रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो सेम इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने डाइल्यूशन के अंदर, जब आपने डाइल्यूशन करा था तो आपने सोलवेंट ऐड करा था। क्या ऐड करा था, सोलवेंट। जब आपने सोलवेंट ऐड करा है तो सोल्यूट पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जितने पहला था सोल्यूट बाद में भी उतना ही रहने वाला है। अगर सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन से पहले 5 मोल थे सोल्यूट के, तो डाइल्यूशन के बाद में भी कितने रहने वाले हैं, 5 ही रहने वाले हैं, वो चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज पढ़ते हैं इससे जुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। मान लो हमारे पास सॉल्यूशन था, कंटेनर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, एक और बना लेते हैं। तो उस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन भर दिया डाइल्यूशन से पहले, ये बिफोर है। ठीक है, ये हमारा आफ्टर है, ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स थे सोल्यूट के वो थे n, सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी थी वो थी m1 और जो वॉल्यूम था वो था v1। अब डाइल्यूशन कर दिया हमने, क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, यानी इसके अंदर हमें क्या ऐड कर दिया, प्लस 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 प्लस, क्या कर दिया, प्लस प्लस सोलवेंट। इसके अंदर हमने कुछ और क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट। जब सोलवेंट ऐड करा तो डाइल्यूशन के बाद में ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज होने वाले नहीं है, नंबर ऑफ जो मोल्स हैं सोल्यूट के वो तो चेंज होने वाले नहीं है। अगर पहले एन थे तो अब भी क्या रहने वाले हैं, एन रहने वाले हैं, यानी मोल्स जो हैं सोल्यूट के वो तो चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, मोलैरिटी चेंज होगी कितनी, m2, और वॉल्यूम चेंज हो गया कितना, v2, कितना, v2। तो हम अब एक चीज़ जानते हैं, क्या, यहाँ लाइन डाल लेते हैं बीच में। हम एक चीज़ जानते हैं कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में
वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन से पहले जो मेरी मोलैरिटी है वो कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1v1। सेम केस डाइल्यूशन के बाद जो मोलैरिटी है वो कितनी है, m2। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो इस वाली इक्वेशन से हम जो है n निकाल लेते हैं दोबारा, तो n हमारा कितना आया, m2v2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो इधर भी n है, इधर भी n है, तो दोनों क्या है, इक्वल। तो m2v2 बराबर होगा m1v1 के। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। तो बच्चों हमारा ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई कि जिसके अंदर हम, अगर हम डाइल्यूशन, ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ हम डाइल्यूशन के लिए यूज़ करनी है, हमें ध्यान रखना। जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारी जो मोलैरिटी है वो इस अकॉर्डिंग के, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बच्चों जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो हमारी मोलैरिटी है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो इस इक्वेशन का काफी फेमस नाम है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी। एक मिनट दोबारा साफ साफ करके लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन का काफी ज्यादा फेमस नाम है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी, फाइनल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और मोलैरिटी मोल पर लीटर में। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम देख सकते हैं चाहे तो। अगर हम छोटा सा न्यूमेरिकल करने जाएं तो छोटा सा न्यूमेरिकल कैसा रहेगा, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक कंटेनर है जिसकी, बच्चों न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान रखना। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, इसका हमने सॉल्यूशन बना रखा है और उसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। हमें बोल रहा है कि इसकी जो मोलैरिटी थी पहले थी 5, पहले जो मोलैरिटी थी m1 वो हमें क्या दे रखी है, 5 मोल पर लीटर। और जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो है 2 लीटर। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है 5 मोल पर लीटर और उसका वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 2 लीटर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा, 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, 5 लीटर H2O क्या कर दिया, और ध्यान रखना 5 लीटर पानी ऐड करा है। पानी ऐड करा है इसका मतलब हमने क्या ऐड कर दिया, इसका डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन के अंदर हम क्या डालते हैं, सोलवेंट। तो इसका मतलब मैंने 5 लीटर क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट ऐड कर दिया। तो वो हमसे पूछ रहा है कि जब हमारा जो ये सोल्यूशन है जिसकी जो मोलैरिटी है 5 मोल पर लीटर है, इसका स्टार्टिंग का वॉल्यूम हमारा कितना है, 2 लीटर है, और जब मैं इसके अंदर 5 लीटर पानी और डाल दूंगा तो जो मेरा फाइनल सोल्यूशन बनेगा, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मान लेते हैं फाइनल सॉल्यूशन बन गया, तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। देखो बड़ा आसान, सबसे पहले हम इसका ना फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं। फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो जरा। तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो कैसे निकलेगा, पहले हमारा सॉल्यूशन था 2 लीटर का, इसमें हमने इसके अंदर बाद में क्या डाला, 5 लीटर पानी डाल दिया। पहले का 2 लीटर, बाद का 5 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम जो हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 लीटर। कितना हो जाएगा, 7 लीटर। अब 7 लीटर हमारा जो है फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो बस इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी लगा दो, क्या, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1 कितना है 5, v1 कितना है 2, m2 कितना है ये तो हमें निकालना है, और v2 हम निकाल ही चुके हैं कितना, 7। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और 7 को वहाँ ले जाएं डिवाइड करने के लिए। m2 कितना आ जाएगा 10/7। m2 कितना आ गया 10/7, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। यानी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो मोलैरिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, 10/7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें ध्यान देखना है कि हमारे पास दिया क्या क्या है। सबसे पहले चेक करो क्या कहते हैं, मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, और हमसे ऐसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हमारी फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी। तो फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए अगर हमें
इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी लगाऊंगा तो मुझे उस फाइनल सोल्यूशन की क्या पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सोल्यूशन पहले 2 लीटर का था, 5 लीटर पानी इसमें डाला गया तो 2 लीटर प्लस 5 लीटर कितना हो जाएगा, 7 लीटर। तो 7 लीटर जो है हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम है सोल्यूशन का। तो इस तरीके से इसको हमने सोल्व करा और हमारे पास क्या आ गई, सोल्यूशन की मोलैरिटी आ गई, नई सोल्यूशन की, आफ्टर क्या, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद। तो बच्चों आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा आ रहा है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब है समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं 2 सॉल्यूशन है, बच्चों ध्यान रखना आप डाइल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन है अलग अलग, ठीक है, मतलब एक ही चीज है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। हमारे पास मान लो एक ही सब्सटेंस है, एक ही चीज है, उसकी 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हमारे पास हैं। दोबारा बना लेते हैं कंटेनर, मान लेते हैं एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है, दोनों में सॉल्यूशन भरा हुआ है मान लेते हैं, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन बी है, और जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद में बना वो हमारे पास क्या है, सी। तो जो मेरे पास ये ए वाला है, इसके अंदर जो मोलैरिटी है वो है m1 और इसका जो वॉल्यूम है वो है v1। यहाँ पे जो मेरा बी सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है m2 और जो मेरा वॉल्यूम है वो है v2। अब हमसे पूछा जा रहा है, जो मेरा इन दोनों को मैंने जब मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में जो मेरा नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो उसकी मोलैरिटी को चलो हम मान लेते हैं क्या, m3, जो कि हमें फिलहाल पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भाई, अरे बड़ा आसान है, देखो ज़रा, वॉल्यूम तो निकल जाएगा नए सॉल्यूशन का। अब बच्चों के माइंड में सर कैसे, हमें तो नहीं पता कैसे निकलेगा। अरे भैया कैसे कैसे ये करने की जरूरत नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा है। मान लो ये वाला ए सॉल्यूशन था मेरा 2 लीटर का, ये वाला मेरा मान लो कितने लीटर का था, 3 लीटर का, दोनों को मैंने मिक्स किया तो नया सॉल्यूशन कितने का बनेगा, 5 लीटर का बनेगा, सीधी सी बात है। मान लो ए जो सॉल्यूशन था मेरा वो था 4 लीटर का, बी सॉल्यूशन जो था मेरा वो था 5 लीटर का, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा कितने लीटर का बनेगा, 9 लीटर का। मान लो ए सॉल्यूशन जो था मेरा था 3 लीटर का, बी सॉल्यूशन था वो मेरा था 4 लीटर का, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यानी ए और बी को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ए मेरा 3 लीटर का है, बी मेरा 4 लीटर का, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो नया कंटेनर के अंदर जो मैं इनको मिक्स करके डालूंगा तो जो मेरी नई वॉल्यूम आएगी मिक्स होने के बाद, तो क्या होगी, 3 + 4 7 लीटर। वैसे ही अगर मान लो ए जो है मेरा 0.2 लीटर का है, बी जो है मेरा 0.5 लीटर का है, तो जो मिक्स करने के बाद में जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 0.7 लीटर। तो बड़ा सिंपल सा है, यानी मिक्स करने के बाद में जो हमारी वॉल्यूम आएगी वो दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम का सम होगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे पास एक बर्तन के अंदर पानी 1 लीटर है, दूसरे बर्तन के अंदर पानी 3 लीटर है, दोनों बर्तनों का पानी मैंने एक बर्तन में डाल दिया, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 लीटर। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात तो ज़्यादा नहीं है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। तो जो हमारा नया सॉल्यूशन बना इन दोनों को मिक्स करने के बाद में उसकी वॉल्यूम तो मेरे पास आ गई v3, और जो v3 वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, v1 + v2, यानी दोनों के वॉल्यूम के सम के, ठीक है। बस अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, देखो ज़रा, अब एक काम करते हैं। तो हम जानते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मान लेते हैं जो हमारा ये ए वाला कंटेनर है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, n1, इसके अंदर है n2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो जो भी से ध्यान सुनना बच्चों, हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इस ए वाले में वो है n1, बी वाले में है n2। मैंने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, तो जो मेरा नया
सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऑब्वियस ही बात है, ये भी ऐड हो जाएंगे, N1 प्लस N2। मान लो इसके अंदर 5 मोल थे सोल्यूट के, इसके अंदर कितने थे 5 मोल, इसके अंदर थे 3 मोल। दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल सोल्यूशन बनेगा मेरा, उसके अंदर कितने मोल होने वाले हैं 8 मोल। मान लो इस वाले सोल्यूशन के अंदर थे 1 मोल, इस वाले सोल्यूशन के अंदर थे 4 मोल। दोनों को मिक्स करूंगा तो नए सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के 5। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो इसकी इस वाले सोल्यूशन की यानी ए वाले सोल्यूशन की जो मोलरिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में उसका वॉल्यूम। बच्चों यहाँ से N1 निकल जाएगा तो N1 कितना होगा M1V1। वही अगर हम बात करें N2 अगर मैं यहाँ से निकालूँ, कैसे निकालूंगा, तो पहले सोल्यूशन की बी वाले सोल्यूशन की मोलरिटी निकाल लो। बी वाले सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, M2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स N2 बाय V2। तो बच्चों यहाँ से N2 कितना आ जाएगा M2V2। अगर मुझे अब सी सोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, तो जो सी सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं फॉर सी सोल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, सी सोल्यूशन के लिए टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे भाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। और बच्चों आप नोटिस करना N1 कितना है M1V1 और N2 कितना है N2 M2V2। तो बच्चों बस हमारा काम हो गया, हमारे पास सी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, सी सॉल्यूशन की मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वो टोटल वॉल्यूम भी मेरे पास आ गई। तो बस सी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होने वाली है तो क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ सी, यानी आफ्टर मिक्सिंग। सी कोई वो चीज़ नहीं है कि नया कमाई का वो कंपाउंड बनाया हमने। सी हमारा क्या है, जो टोटल सॉल्यूशन बना मिक्स करने के बाद में जो मोलैरिटी होगी सी कंटेनर के अंदर वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं M1V1 और प्लस M2V2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। बच्चों ये हमारा क्या आ गया कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में हमारा जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो बच्चों ये मोलैरिटी उसकी होगी। तो इसके रिगार्डिंग हम चाहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो देखें ज़रा, मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने जो है जिसकी जो मोलैरिटी हमें दी हुई है वो दी हुई है M1 से एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। ए जो हमारा ए सॉल्यूशन है उसकी जो हमें मोलैरिटी दे रखी है वो दे रखी है 3 मोल पर लीटर और जो उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 लीटर। वही जो हमारा बी सॉल्यूशन है, बी वाला, इसकी जो हमें मोलैरिटी दे रखी है M2 वो हमें दे रखी है 4 मोल पर लीटर और जो हमें बी सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 लीटर। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हमसे पूछ रहा है जब दोनों को एक आपस में मिला लेंगे तो जो रिजल्टेंट न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होने वाली है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम हमें तो पता नहीं है तो मान लेते हैं N1 है और बी के नंबर ऑफ मोल्स को मान लेते हैं N2। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ ए के लिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M1 इक्वल्स टू N1 बाई V1। तो यहाँ से बच्चों N1 कितना हो जाएगा M1V1। N1 कितना हो गया, M1 कितना है 3, V1 कितना है 2, तो कितना आ गया 6। तो बच्चों हमारे जो ए के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के 6। ऐसे ही बी के अंदर निकाल लो। तो बी के अंदर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो M2 है ना बी की मोलैरिटी, बी की जो मोलैरिटी हमने मानी है वो M2 मानी है। तो उसके अंदर अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, M2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बी। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही हमें निकालना। तो बच्चों यहाँ से N2 कितना हो जाएगा M2V2। तो M2 कितना है, M2 आप देख सकते हैं 4 है और V2 कितना है 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। यानी 4 मोल है हमारे पास, 4 मोल है हमारे पास सोल्यूट के किसके अंदर बी के अंदर और 6 मोल है हमारे पास किसके अंदर सोल्यूट के किसके अंदर ए के अंदर। तो अगर हम इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये 2 लीटर का है ये 1 लीटर का, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 + 1 3 लीटर।
टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितने होंगे, ए और बी को जब मैं मिक्स कर दूंगा टोटल मोल कितने निकलेंगे, ए के 6 मोल प्लस बी के 4 मोल, तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे 10 मोल। तो बस जो नया सोल्यूशन है उसकी टोटल वॉल्यूम मेरे पास है 3 लीटर, और जो नया सोल्यूशन है उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने सोल्यूट के, अरे लीटर क्यों लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट फ्लो में लीटर लिख दिया, यहाँ पर लीटर नहीं लिखना है, ठीक है, ऐड कर लेते तो हो जाएगा 10। हाँ जी, वो भी सी बात है, मोल तो लीटर में होते ही नहीं है, तो वो मिस्टेक से लिख दिया फ्लो में। तो बच्चों हाँ दोबारा रिपीट करते हैं, तो जब हम ए और बी को मिक्स कर देंगे तो जो नया सोल्यूशन बनेगा ए और बी को मिक्स करने के बाद में जो उसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो हमारी कितनी होने वाली है 3 लीटर। वहीं जब ए और बी को हम मिक्स कर देंगे, जब ए और बी को मिक्स कर देंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में बी के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को जब ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 10। यानी 6 मोल तो सोल्यूट के कहाँ से आ रहे हैं, ए से, 4 मोल सोल्यूट के कहाँ से आ रहे हैं, बी से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 मोल। ठीक है, तो बस निकल गया हमारा। अगर जो हमारा जो नया सोल्यूशन बना है उसकी जब हम मोलरिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। नया सोल्यूशन हमारा बनेगा उसका हमारा जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो 10/3 हमारा क्या आ गया, मोलरिटी आ गया नए सोल्यूशन का, यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा वो है मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है देखते हैं जरा। मोलैलिटी को हम मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलल कंसंट्रेशन, मोलल कंसंट्रेशन, मोलैलिटी। ध्यान रखना ल है इसके साउंड में, पहले वाले में जो साउंड थी वो किसकी थी, र की, इस वाले के अंदर साउंड किसकी है, ल की। ठीक है, ध्यान रखना। कोई बहरा है तो भाई अपने कान का इलाज करा ले। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बस ऐसे हंसी मजाक के लिए। ठीक है, हम तो आगे चलते हैं। मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है भाई, बड़ा सिंपल बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ मोलैलिटी की। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, मैं देखो सोल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, मैं सोल्यूशन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सोलवेंट। मैंने सोल्यूशन का वर्ड नहीं कहा, जैसे हमने मोलैरिटी में, ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे थे मोलैरिटी की तो वहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल करा था सोल्यूशन के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं मोलैलिटी की तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं किसके, क्या वर्ड, सोलवेंट। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमें चेक करना है कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में हमने कितने मोल डाले हुए हैं सोल्यूट के, कितने मोल डाले हुए हैं सोल्यूट के। 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में हमने कितने मोल डाले हैं सोल्यूट के, जितने मोल हमने डाले हुए हैं उसी को हम क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन की, मोलैलिटी। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent is called molality of solution, is called molality of solution। यानी किसी भी सॉल्यूशन में 1 kg, दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों में, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर आप, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर आप कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने डालते हो, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, मोलैलिटी। क्या कहलाती है, मोलैलिटी। यानी एक सॉल्यूशन के जब भी आप बनाते हो तो उस सॉल्यूशन की 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान रखना जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप सोल्यूट डालोगे, किसके अंदर डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर डालोगे। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप कितने मोल डालते हो सोल्यूट के, तो वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। फॉर एग्जांपल
मान लेते हैं आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो, वो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करा, 10 किलो पानी लिया, 10 किलो क्या ले लिया, पानी। और पानी हम जानते हैं, आपने जो पानी लिया है तो पानी को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। क्या बोलेंगे, सोलवेंट। और उस 10 किलो पानी के अंदर आपने जो आपने सोल्यूट डाला है वो से आपने कितना डाला है, 20 मोल। कितना डाला है, 20 मोल। यानी आपने 10 किलो पानी यानी सोलवेंट, 10 किलो सोलवेंट के अंदर आपने 20 मोल क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। अगर 10 किलो में 20 मोल डालते हो तो 1 किलो में कितना डाला होगा, देखा जाए तो अगर 10 किलो के अंदर 20 मोल डालते हो तो 1 किलो के अंदर कितना डाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 मोल। अगर 10 किलो में 10 किलो में 20 मोल डाला है तो 1 किलो सोलवेंट में कितना मोल होगा, 2 मोल। ठीक है, तो जो 2 आया ना, 2 क्यू 2 मोल पर केजी, जो आपने 2 मोल डाले हैं 1 किलो के अंदर, ये 2 ही हमारी क्या हो जाएगी उस सॉल्यूशन की, मोलैलिटी। क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 केजी वाटर था, अगेन वाटर हमने लिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। तो 5 किलो पानी के अंदर हमने मान लेते हैं से 100 ले लो, चलो 5 केजी वाटर के अंदर हमने 100 मोल सोल्यूट के डाल दिए। कितने, 100 मोल सोल्यूट के डाल दिए। 5 केजी के अंदर अगर हमने 100 मोल डाले हैं सोल्यूट के, तो 1 केजी के अंदर कितने होंगे, 20। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे 20 आया है, जो 20 जो नंबर आया, ये हमारी सोल्यूशन क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट किलोग्राम या पर यूनिट मास ऑफ सोलवेंट, या और सिंपल वर्ड में बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल हैं सोल्यूट के, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम मोलल, क्या सुनना बच्चों, मोलैलिटी। मैं र नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा सुनना बच्चों, क्या पता आपको र साउंड कर रहा हो, बार बार ल बोल रहा हूँ, ल। आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है मोलैलिटी। ध्यान सुनना बच्चों, आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है मोलैलिटी। मैं ल की साउंड बोल रहा हूँ, मैं र यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान रखना, र वाला तो हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। तो किसी भी सॉल्यूशन जब भी हम बनाते हैं तो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन के जो आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला होगा, सोल्यूट डाला होगा। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल डाले हैं आपने सोल्यूट के, वही सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो देखते हैं हम थोड़ा सा। तो जो मोलैलिटी होती है उसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, तो बड़ा सिंपल है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था मोलैरिटी, तो वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मतलब ध्यान रखना, जब भी आप मोल्स लें, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको मोल्स में ले लें। अगर मिली मोल में दिया हो तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। और क्वेश्चन आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब भी ध्यान रखना, डिफाइन भी क्या कह रही है, किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक, तो जब भी आपको मास लेना है सोलवेंट का तो उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केजी में। अगर वो केजी में नहीं है तो आप उसको पहले केजी में कन्वर्ट करें, देन उसको इस्तेमाल करें अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ग्राम में है, मिलीग्राम में है, तो उसको आपको पहले में केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी मोलैलिटी की, तो बड़ा ही आसान है। देखो ऊपर क्या है, मोल, नीचे क्या है, मास, जो कि किस में होता है, केजी में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। ठीक है, तो बच्चों जो मोलैलिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर केजी। या फिर एक यूनिट और आती है, इसको हम कहते हैं मोलल। मोलल, मोलल, ध्यान रखना, पहले वाले जैसे मोलैरिटी में हमने क्या देखा था, यहाँ पे वर्ड दिखा था मोलर। ठीक है, पर वो पहले वाले केस था मोलैरिटी का। किसका केस था, मोलैरिटी का। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मोलल। अगर मान लो कहीं भी बोला कि हमें 3 मोलल कंसंट्रेशन का,
3 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दिया, तो मोलर जहाँ पे भी वर्ड मोलर आ जाए सीधा सा मतलब है हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो किस में दी हुई है, मोलैलिटी में। कहीं पे लिखा हुआ है 5 मोलर, 5 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है पहले बताया था मैंने आपको, मोलैरिटी। मोलर का मतलब मोलैलिटी, मोलर का मतलब मोलैरिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब और हाँ, अगर आपको कहीं पे कंसंट्रेशन दे रहा है कि मान लेते हैं 4m, 4 स्मॉल m, अगर स्मॉल m दिया हो तो स्मॉल m का मतलब क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। जैसे मान लो हमें कहीं पर कंसंट्रेशन दे रखी है से 5m, चेक करना है कि इसमें ये हमारा जो है स्मॉल m है या कैपिटल m है। हम दे सकते हैं स्मॉल m है। स्मॉल m का मतलब क्या है, जो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है ये हमें मोलैलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलैलिटी दी हुई है। तो हमारा इसका मतलब है 5m का मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसकी जो कंसंट्रेशन हमें मोलैलिटी में दी हुई है वो कितनी है, वो 5। ध्यान रखना बच्चों, अगर मान लो किसी की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 6m, स्मॉल m है तो स्मॉल m का मतलब क्या है, मोलैलिटी। इसका मतलब हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितनी है, 6। अगर 5m लिखा हो तो इसका मतलब स्मॉल m लिखा हुआ 5 के आगे, इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 5 मोलैलिटी, 5 मोलैलिटी। तो स्मॉल m जहाँ पर भी दिया होता है तो वहाँ पे सीधा सा मतलब हमारे पास पता होना चाहिए कि हमें कंसंट्रेशन किस में दी हुई है, मोलैलिटी में दी हुई है। और 6m जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6m का मतलब है हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मोलैलिटी दी हुई है, और मोलैलिटी कितनी है हमारे पास 6। कहीं पे कंसंट्रेशन मान लो कितनी दी हुई है 7m, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी हमें दी हुई है, उसकी मोलैलिटी कितनी है 7। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मोलैलिटी बड़ा सिंपल सा है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में, 1 किलोग्राम सोलवेंट में हमने कितने मोल डाले हुए हैं सोल्यूट के, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो इसी के बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल ले सकते हैं हम करने के लिए। तो न्यूमेरिकल क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंसंट्रेशन है, वो कंटेनर है कंसंट्रेशन, ठीक, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो हम निकालेंगे। तो हमारे पास एक कंटेनर है, तो एक कंटेनर हमने बना लिया है। इस कंटेनर के अंदर अब हमने क्या करा, कुछ सामान डाल दिया है, ये डाल दिया जी हमने सामान, ठीक है, हमने क्या करा, सोलवेंट डाल दिया, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन बनाना है। मान लेते हैं हमारे पास जो ये सोलवेंट है ना, वाटर है, सबका चाहिए था वाटर, और जो वाटर हमें दिया हुआ है वो हम मान लेते हैं 5 kg है। कितना है, 5 kg। अब 5 किलो वाटर हमारे पास है, और वाटर हमारा क्या, ध्यान रखना, सोलवेंट है यहाँ पर, जैसे हम बता चुके हैं पहले सोलवेंट क्या होता है। अब इस 5 kg सोलवेंट के अंदर मैंने एक काम करा, 10 मोल डाल दिए NaCl के, 10 मोल हमने डाल दिए किसके बच्चों, NaCl के। 5 किलोग्राम मेरे पास सोलवेंट के तौर पर क्या है, वाटर है, और मैंने इस 5 किलोग्राम वाटर के अंदर मैंने 10 मोल डाल दिए किसके, NaCl के, NaCl के मैंने 10 मोल डाल दिए। तो बच्चों अब जो मेरे पास ये सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलैलिटी क्या होने वाली है, तो बड़ा आसान है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो सबसे पहले, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको फॉर्मूला लिखना है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। पहले हमें केजी में दे रहा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10, मास कितना है सोलवेंट का 5, ठीक, कितना आ गया 2, और यूनिट क्या लगानी है, मोल पर केजी। तो बेटा 2 मोल पर केजी जो हमारा आया है वो इस सॉल्यूशन की क्या आई है, मोलैलिटी, क्या आ गई, मोलैलिटी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो बच्चों हमारा इसमें लास्ट टॉपिक अब आता है वो आता है हमारा मोलैलिटी, इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी। इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी क्या है, बड़ा सिंपल है, डाइल्यूशन हमने करा था पीछे, तो भाई जैसे हमने मोलैरिटी वाले केस में डाइल्यूशन देखा था, यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं डाइल्यूशन से क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर यह रहा, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन था,
जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के वो है N1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जो है वो है N1। और जो हमारा मास है, जो हमारा मास है सोलवेंट का वो है M1। एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, जो हमारा मास है सोलवेंट का, जो हमारा मास है सोलवेंट का, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, से किससे लें, ये ले लेते हैं M1। और जो हमारी मोलालिटी है वह स्मॉल m1। जो हमारा, हमने क्या करा फिर इसके अंदर डाइल्यूशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, डाइल्यूशन। ध्यान सुनना बच्चों, हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के वो है N1। इस सॉल्यूशन की जो सोलवेंट का मास है, जो हमारे यहाँ पे जो कैपिटल M हमने लिया हो मास के लिए लिया हुआ, मोलारिटी नहीं है, जो हमारे यहाँ पे कैपिटल M है वो मास के लिए। जो हमारे इसके अंदर जो मास है सोलवेंट का, जो हमारे यहाँ पे मास है इसके अंदर सोलवेंट का वो है M1। और इस सोल्यूशन की जो मोलालिटी है वो है स्मॉल m1। और वहीं इसके अंदर हमने क्या करा, थोड़ा सा और सोलवेंट ऐड कर दिया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा और सोलवेंट ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा, ध्यान रखना, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोल तो उतने ही रहते हैं। अगर पहले नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे n थे तो बाद में भी कितने रहेंगे, n ही रहेंगे। तो पहले अगर n नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, तो बाद में भी हमारे सोल्यूट के मोल्स क्या रहने वाले, उतने ही। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहते हैं। तो पहले जो मोल्स थे सोल्यूट के वो n थे, तो बाद में भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहने वाले, n ही रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो बाकी चीज़ों पे असर पड़ेगा, बस सेम क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब जो मेरा और सोलवेंट मैंने ऐड कर दिया, तो अब सोलवेंट का जो नया मास आया वो कितना हो गया, M2। और जो नई मोलैलिटी हो गई वो कितनी होगी, स्मॉल m2। तो बच्चों यहाँ से n निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास इन kg। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, m1। ठीक है, और यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ पे भी मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, हमारी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट। तो बच्चों जो हमारा n है, जो हमारा n है, n वो कितना आ जाएगा, स्मॉल m2 कैपिटल M2। ये भी n है, ये भी n है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं ये भी n, ये भी n, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब स्मॉल m1 कैपिटल M1, स्मॉल m2 कैपिटल M2। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी। इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी साफ साफ लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के अंदर कभी भी, डाइल्यूशन के अंदर कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होते। जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पहले थे उतने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बाद में, अगर पहले n थे तो बाद में भी कितने रहने वाले हैं, n ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर टॉपिक हम खत्म करते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारा एक सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं से कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स रहने दो। सीधा इक्वेशन, हमें जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो मोलैलिटी दी हुई है वो हमें दी हुई है 2 मोल पर केजी की। और जो हमें इसके अंदर मास दिया हुआ है सोलवेंट का, इसके अंदर मास दिया हुआ सोलवेंट का वो दिया हुआ है 10 kg, 10 kg। अब इसके अंदर जो है हमने, इसके अंदर जो है हमने 5 kg और ऐड कर दिया। क्या, पानी, मतलब क्या ऐड कर दिया हमने, सोलवेंट ऐड कर दिया 5 kg और। तो जो मेरा नया सॉल्यूशन बना, जो मेरा नया सॉल्यूशन बना, पूछ रहा है कि अब उसकी मोलैलिटी क्या होगी, अब उसकी मोलैलिटी क्या होगी।
तो सबसे पहले अगर नए सॉल्यूशन की मुझे मोलैलिटी निकालनी है तो पहले मुझे नए सॉल्यूशन का मास भी निकालना पड़ेगा कि उस नए सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट का मास है, उस नए सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का मास है वो कितना है। अरे तो बड़ा ही आसान है, जो नया मास आएगा से उसको नाम दे दिया M2। वो कितना आएगा, पहले कितना मास था 10 kg, नया मास हमने कितना ऐड करा सॉल्वेंट का 5 kg, पहले वाला नया वाला, तो टोटल मास मास कितना आ गया सॉल्वेंट का नए सॉल्यूशन में 15 kg। तो बस हो गया हमारा काम। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, M1 M1 M2 M2। तो M1 कितना है 2, कैपिटल M1 मास कितना है सॉल्वेंट का पहले वाले केस में 10, बराबर नई मोलैलिटी तो हमें पता नहीं है तो उसको M2 ही रहने दो। तो जो नया मास है आफ्टर द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद में, डाइल्यूशन करने के बाद में जो नया सॉल्यूशन मेरा बना उसका जो मास है वो टोटल कितना है 15 kg। तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया 15। आप इस 15 को यहाँ ले जाओ, यहाँ से M2 कितना आ गया 20/15। अगर इसको डिवाइड करके तो गया 4 पर, ये गया 3 पर, तो 4/3 मोल पर kg। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैलिटी। तो आज की क्लास में बच्चों हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डाइल्यूशन हम किसे कहते हैं, डाइल्यूशन में क्या होता है क्या नहीं होता, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, डाइल्यूशन के अंदर क्या सेम रहता है। ऑब्वियस ही बात है डाइल्यूशन के अंदर क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्योंकि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के अंदर जब भी हम डाइल्यूट करने के लिए चीज़ के अंदर क्या डालते हैं, सोलवेंट डालते हैं। तो सोलवेंट हमने डाला है, सोल्यूट तो नहीं डाला ना। तो सोलवेंट जब भी हम डालते हैं तो नंबर ऑफ, ध्यान रखना, जब भी हम सोलवेंट ऐड करते हैं तो सोल्यूट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। डाइल्यूशन के पहले भी नंबर ऑफ मोल जितने थे, बाद में भी डाइल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतने ही रहने वाले। अगर पहले जो सोल्यूट के मोल्स थे वो 10 थे तो डाइल्यूशन के बाद भी जो सोल्यूट के मोल्स रहने वाले हैं वो 10 ही रहने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की और कोई डाउट हो किसी भी जगह पर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।